तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे क्योंकि देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि यूनिट नंबर 5 जो कंप्यूटर की आपकी दी है बीपीडीओ वीडियो या जो आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे आपके यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से, उसमें जो यूनिट नंबर 5 दी है उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि देखो इसके बाद क्या है, जैसे मैंने आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में आपको आज बताऊंगा और पहली बार ये चीज़ें सिलेबस में आई हैं तो कोई नहीं जानता कि यहाँ से क्वेश्चन क्या मिलेगा और नई चीज़ है, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिलेबस भी अच्छा खासा उसने दिया हुआ है, तो हम लोग आज ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। उसके बाद देखना जैसे आपका कंप्यूटर का 5वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और चीज़ों की ओर भी मैं फोकस करूंगा। नेक्स्ट वीक से संभवतः मैं ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर दूं, तो आप लोग तैयारी को जारी रखना, ठीक है। दूसरी बात, आपका जैसे कल एफआरओ की भी पोस्ट आ गई है, यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर यानी वन क्षेत्राधिकारी। आप लोग जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो ज़रूर उस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो अभी उसने जो भी है, उसके बाद जो मेंस होगा उसमें आपका एक सब्जेक्ट भी आपको सिलेक्ट करना होगा। उसमें सब्जेक्ट का पेपर भी होता है, एक जनरल पेपर भी होता है, तो वो एक अच्छा खासा मतलब आप लोग वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए ऊपर नहीं है, वो आर्ट साइड वगैरह के लिए ऊपर नहीं है। आपका अपना क्षेत्र में कंपटीशन होगा और अच्छी खासी वो पोस्ट है, उसका विज्ञापन जारी हो गया यूकेपीएससी के माध्यम से। उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, उसके जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या उसका मतलब क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। दूसरा, जो यूकेपीएससी अपर पीसीएस की पोस्ट आई है उस पर आप सभी लोग मतलब अपना एक बार एनालिसिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसको फिल करना, फिल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसा एग्ज़ाम आता है क्या आता है। लेकिन जिसकी कम उम्र है, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, जो तैयारी करना शुरू कर रहा है, उसको तो करनी चाहिए तैयारी, ठीक है। वो ग्रुप सी के पीछे अगर न भी पढ़े तो उससे मैं मतलब मेरा अनुरोध है कि आप अच्छे पोस्ट की तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, लेकिन आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। हाँ, जो बीपीडीओ वीडियो पटवारी लेखपाल इनकी कर रहा, वनडे एग्जाम की कर रहा, जो अपनी कैपेसिटी जानता है और जिसको मतलब जॉब की ज़रूरत जल्दी है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना इस क्षेत्र से, ठीक है। एक बार सेलेक्ट हो जाओगे, लाइफ आपको फिर से मौका देगी, दोबारा आपको चांसेस मिलेंगे। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उसको फॉर्म भर के अपना एक अच्छी खासी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको उससे फायदा हो सके, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालना आईटी एक्ट। हाँ, लोअर पीसीएस तो आप भर ही लेना, वो उतना ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत नहीं करेगा। आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट इसको सिलेबस में दिया गया है। इसको हिंदी में बोला जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या बोला जाता है इसको? सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, की एक्ट यानी अधिनियम। ये कब हुआ, कब जारी हुआ? ये सन 2000 का एक्ट है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है आईटी एक्ट 2000, यानी आईटी एक्ट दिया है उसने, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आपको इसको ध्यान से देखना। इसी के बाद हम साइबर क्राइम वगैरह पे आते हैं। अब इससे देखो, हमने इसमें बहुत एक्ट है, अधिनियम है, कानून है, तो इसमें बहुत सी क्या होंगी, धाराएं होंगी। धारा मतलब कि इसमें अलग अलग धारा के अंदर अलग अलग सजा का प्रावधान किया होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान देखना, आज आप समझ जाओगे, सोशल मीडिया वगैरह पे या इंटरनेट या टेलीफोन या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है, उसके माध्यम से अनावश्यक या कोई गलत चीज़ करना, गलत टिप्पणी करना, गलत कमेंट करना, गलत पोस्ट करना, अश्लील चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सब के सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं भी अगर अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, अनावश्यक कमेंट कहीं मत करना। कोई भी आप पे आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर सकता है, भले ही आप अज्ञात क्यों न हो। आप अपनी आईडी छिपा के अगर किसी को प्रताड़ित करते हो, किसी को हानि पहुंचाते हो, किसी को शारीरिक मतलब रूप से या मानसिक रूप से अगर किसी को तनाव में डालते हो, तो निश्चित तौर पे अगर उसने अज्ञात के खिलाफ भी अगर कार्यवाही करवा दी, अगर आप लोगों के खिलाफ किसी ने मतलब मुकदमा दर्ज कर दिया, तो आप ये मत सोचना कि मैंने आईडी हिडन कर रखी है, दूसरे नाम से मैं चला रहा हूँ या मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। सब चीज़ रहती है, हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है इनके पास। वो आपकी आईपी एड्रेस पकड़ के आपकी लोकेशन किस फ़ोन से चला गया उसको ट्रेस करके आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं भी अनावश्यक कॉमेंट वगैरह मत करना जिससे कि दूसरे को हानि पहुँचे, या कोई भी गलत गाली गलौज किसी को मत देना है, ठीक है। देखिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश सरकार जब थी उस टाइम
टाइम पे आईपीसी चलती थी, आपने सुना होगा, इंडियन पैनल कोड। तो उस समय तो ये कंप्यूटर मोबाइल वगैरह तो इतने थे नहीं, तो आईपीसी चलती थी, इंडियन पैनल कोड। इसके माध्यम से क्या होती थी, मतलब जो भी सजा वगैरह देते थे या जो भी प्रावधान किए गए थे इसके अंदर, धारा अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग टाइप की सजा, जुर्माना, ये सब होता था आईपी। लेकिन जब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर या कोई भी ऐसा अदर कम्युनिकेशन मीडियम जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसके द्वारा कई, जिससे उससे पॉजिटिव सामने आए तो उसके नेगेटिव भी सामने आने लगे। ठीक है, लोगों ने इसका क्या करना शुरू किया, दुष्प्रचार शुरू करना किया, लोगों ने इसको गलत तरीके से इसका यूज करना शुरू किया, क्राइम करना शुरू किया, हैकिंग करना शुरू किया, टेररिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, किसी की अश्लील तस्वीर को अपलोड करके उसको ब्लैकमेल करने का कोशिश किया। तो इसके तहत बहुत से क्राइम सामने आए। तो उसी के तहत हमारे राष्ट्र में एक आईटी एक्ट बनाया गया, जिसको आईटी एक्ट या सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 बोला जाता है। जो ये आईपीसी एक्ट था 1860 का था, ठीक है, जो कि 1862 से लागू हुआ था, इंडियन पैनल कोड। तो ये तो नॉर्मल पुराने जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें, जो अपराध वगैरह होते थे उसकी सजा, लेकिन ये नई चीज़ आ गई थी, ये तो उस टाइम डेवलप नहीं थी, तो इसके लिए आईटी एक्ट लाया गया सन 2000 में। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, हम लोग सबसे पहले फैक्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, ये जो आईटी एक्ट है, भारत 7वां देश था जिसने इस प्रकार का कानून बनाया। भारत 7th कंट्री, 7वां देश, जिसने क्या बनाया, एक प्रकार के साइबर क्राइम से संबंधित एक कानून बनाया। इसको ध्यान रखना, साइबर कानून बनाने वाला 7वां देश, भारत 7वां देश साइबर कानून बनाने वाला। ठीक है, साइबर कानून बनाने वाला, एक आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना कि ये पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत किया गया था। अब जो ये कानून है, एक्ट है, तो एक्ट कैसे बनता है, मैंने पढ़ाया था आपको पॉलिटी के सेशन में। एक संसद पास करेगी, उसके बाद दूसरा सदन पास करेगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तब वो कानून बनता है ना। तो देखो, इसको संसद में जो पेश किया गया था वो 9 जनवरी सन 2000 को इसको संसद में पेश किया गया था। 9 जनवरी सन 2000 को इस संसद में लाया गया था। ठीक है, संसद में पेश, पास नहीं कहा मैंने, संसद में पेश। जब संसद में पेश किया होगा, एक बार लोकसभा ने पास किया होगा, राज्यसभा ने, उतना नहीं पढ़ना है हमने, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन किए होंगे ना। तो जब राष्ट्रपति कोई चीज पे साइन करता है, राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर होते हैं वो चीज कानून बन जाती है। राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर होंगे वो क्या बन जाएगी, अपने आप में कानून बन जाएगी। और राष्ट्रपति महोदय ने जो इस पे किया, नारायणन उस टाइम पे थे, उन्होंने जो इस पे हस्ताक्षर किए वो थे 9 जून सन 2000 को। जैसे ही 9 जून 2000 को हस्ताक्षर हुए, उसके बाद एक कानून का रूप ले लेता है। 9 जून सन 2000 को हस्ताक्षर हुए, कानून का रूप ले लेता है और इसको लागू किया जाता है 17 अक्टूबर सन 2000 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है भारत में आईटी एक्ट कब से लागू हुआ, आप लोग बता देंगे बहुत होशियार बच्चों की तरह, 17 अक्टूबर सन 2000 से इसको लागू किया गया था। इस सिलेबस में दिया गया आपका। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद चीजें लागू हुई 17 अक्टूबर 2000 से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है, और ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था उस समय, इवन जम्मू और कश्मीर में। तो इसके लागू होने की ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए, एक्ट है, तो जब एक्ट बनता है उसमें अध्याय होते हैं। अध्याय का मतलब जैसे एक अध्याय नंबर, जैसे चैप्टर आप लोगों की बुक होती है ना, इंडेक्स से देखते हैं आप, उसी प्रकार से इंडेक्स से यूनिट जिसको कहते हैं आप, जैसे कॉलेज वगैरह करेंगे, पहली यूनिट में ये चीज़ें, दूसरी यूनिट में ये चीज़ें, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ अध्याय यानी चैप्टर हैं वो 13 हैं। अगर आपसे पूछता है आईटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं, जबकि इसकी धाराएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, 94 धाराएं इसके अंदर अपने आप में शामिल है। ठीक है, तो इसकी धाराएं याद रखना आप लोग। धाराएं कितनी है इसकी, 94। और ये धाराएं, इसमें इंडिविजुअल हर एक धारा के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए सजा का। जैसे आपने किसी की अश्लील तस्वीर को शेयर कर दिया या आपने अपलोड कर दिया, तो उसके अंदर किसी धारा के अंदर सजा होगी इतने लाख का जुर्माना, इतने साल की। या किसी कोई आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऐसे आतंकवाद भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, मतलब कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से दूसरे देश के साथ सहयोग कर रहे हो भारत के खिलाफ, उसके अंदर साइबर आतंकवाद के खिलाफ अलग कानून होगा, अलग प्रावधान होगा। तो इसी प्रकार की अलग अलग धाराएं हैं। तो धाराएं जो है इसमें 94 है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना, जो एक तीसरी चीज होती है अनुसूची यानी शेड्यूल। 4 इसमें अनुसूचियां हैं, 4 क्या है इसमें, अनुसूची। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, जैसे आईटी एक्ट बना होगा, क्या इसमें कभी संशोधन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सन 2008 में इसको संशोधन किया गया था और उस संशोधन के माध्यम से इसमें एक नई धारा जोड़ी गई थी, उसको याद रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये चर्चा में भी रहा था, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो संशोधन हुआ,
यानी आपसे पूछता है आईटी एक्ट में कब संशोधन किया गया था, तो आप लोग बता देना 2008 में। और इसमें क्या किया गया था, एक नई धारा यानी न्यू जो धारा है वो जोड़ी गई थी, 66A जोड़ी गई थी। ठीक है, अब ये 66A जो धारा जोड़ी गई थी, ये अभी हाल फिलहाल में एक आध महीने पहले चर्चा में रही है, बहुत हाईलाइट रही है 66A धारा। तो आप लोग जैसे नेट वगैरह भी पढ़ोगे, 66A डालोगे आपको दिख जाएगा, ये चर्चा में रही है। क्यों रही, देखो ये जो 2008 में था, ये 66A जो धारा है वो क्या कहती थी, किसी के खिलाफ, यानी अगर आप सोशल मीडिया पर या किसी अन्य माध्यम से किसी के खिलाफ एक ऑफेंसिव लिखने का प्रयास करते हैं, गलत लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, गाली गलौज करते हैं, उसके खिलाफ भड़काऊ चीजें करते हैं, तो उसके माध्यम से इसमें क्या किया गया था, सजा का प्रावधान किया गया था। यानी आपको सजा मिलेगी अगर आपने सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से किसी के खिलाफ ऑफेंसिव चीजें यूज की हैं, यानी आप किसी के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हो या किसी को आप अपमान कर रहे हो, किसी को चोरी या घृणा से संबंधित चीजें कर रहे हो या कहीं बाधा पहुंचा रहे हो, आप आपराधिक गतिविधियां कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपको इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। ये 66A जोड़ा गया था सन 2008 में। ठीक है, अब जैसे ये जोड़ा, चलो ठीक हो गया भाई तुमने जोड़ा, लेकिन इसमें एक विवाद उठ गया। विवाद क्या था कि एक महिला थी, उसका नाम था श्रेया सिंघल। ये बहुत फेमस केस हुआ था, ठीक है, श्रेया सिंघल। इनके और इनके साथियों ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दी, यानी इस धारा को लेकर क्या कर दी, इसको चुनौती दे दी। और ये कहा गया कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19A का 1, आर्टिकल 19A का A, ये क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, यानी मतलब जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपके विचार हैं, बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसका ये उल्लंघन करती है। कौन सी धारा, 66A का A जो धारा है वो इसका क्या करती है, उल्लंघन करती है, जिसमें आपने अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है, क्योंकि इसके दुरुपयोग ये सामने आ रहे हैं, ये कहा गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक केस चला तो सन 2015 में 66A को रद्द कर दिया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट SC द्वारा 66A को क्या घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक, कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब असंवैधानिक। ठीक है, असंवैधानिक इसको क्या कर दिया, घोषित कर दिया, इसको रद्द कर दिया गया। चलो 66A तो बंद हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद लोगों ने चलो जो भी इसके यूज किए, अभी अभी एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि आपने, जब हमने 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, बंद कर दिया, तो आपके वहां ये मामले फिर से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले लगभग 1300-1400 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे जो 66A के तहत दर्ज किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब हमने इसको रद्द कर दिया तो आप किस हिसाब से इसके अंदर आप केस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज था। अभी ये बंद हो चुकी 66A की धारा, तो 2008 में इसको जोड़ा गया था। अब देखिए, अब इसके बाद सन 2012 में जब मैंने ये कहा तो ये तो रद्द हो ही हो गया। अब 66A में क्या क्या प्रावधान थे आप समझ गए। जैसे कोई आप संचार उपकरण है, जैसे संचार उपकरण मतलब जिससे कम्युनिकेशन होता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, जैसे मोबाइल फोन संचार उपकरण है ना, आप बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, दूसरी जगह चला जाता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या कोई भी अदर संचार उपकरण है, उसके अंदर आपने कोई आक्रामक और खतरनाक चीज लिखी या आपने उसको फैलाई या आपने किसी का अपमान किया, चोरी की, घृणा, बाधा या कोई इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी वगैरह की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजम खान के खिलाफ किसी ने बोला था, उन्होंने केस कर दिया, इस टाइप का कुछ चीजें हुई थी बीच में। अगर आप ऐसे काम करोगे तो इसके अंदर आपको सजा दी जाती थी, जो कि अब इसको रद्द कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इस श्रेया सिंघल का रेफरेंस देके कहा था कि इसको हमने रद्द कर दिया। तो आपने क्यों इसके अंदर क्या किया था, मतलब कार्यवाही की थी। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इफेक्ट क्या आ सकता है। आईटी एक्ट सन 2000 के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया, यानी अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा होगी ना, तो अधिकतम क्या, मतलब इसके अंदर कितनी सजा हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर धारा के अंदर। तो आपको ये लिखना है कि आईटी एक्ट 2000 में अधिकतम सजा जो है वो आजीवन कारावास भी हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना। तो इसके अंदर देखो अधिकतम सजा, ये भी बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है, अधिकतम सजा, इसके अंदर जो अधिकतम सजा है वो आजीवन कारावास, यानी लाइफ टाइम आपको जेल में रख देंगे, आजीवन कारावास यानी जेल में, ठीक है, और 10 लाख का जुर्माना,
आपने कोई आईटी एक्ट का उल्लंघन किया है, तभी तो कहते हैं ना सोशल मीडिया का यूज जितना फायदा है उतना नुकसान भी। इसको ना आपको बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। किसी के खिलाफ कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचना कि यार कहीं अज्ञात के खिलाफ इसने अगर आईटी एक्ट लगा दी तो आपका बचना फिर मुश्किल हो जाएगा, साइबर पुलिस आपका छोड़ेगी नहीं। क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप ये नहीं कि किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाओ, आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिसके कारण दूसरे का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो आप उसके तहत भी अंदर चले जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना, सोशल मीडिया में कुछ भी लिखने से पहले आप कितना छुप के कितनी दूसरी आईडी से यूज करो, आप फंस जाओगे। तो अधिकतम सजा जो है आजीवन कारावास व 10 लाख तक की जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया। अब हम लोगों ने क्या देखने, इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ धाराओं को लेकर ही क्वेश्चन आएगा इसमें, और कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर धारा का मतलब जो है आप लोग ये समझना कि कोई पर्टिकुलर धारा पूछ सकता है कि किस धारा के अंदर ये प्रावधान किया गया। और क्योंकि कंप्यूटर का पेपर है तो हम लोग ये जानेंगे कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो कंप्यूटर से संबंधित ही आएगा, कोई धाराएं से। ठीक है, तो कुछ प्रमुख धाराएं लिख लो। प्रमुख धाराएं किसके अंदर क्या प्रावधान है, हम लोग 1 8 2 4 5 6 धाराएं देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे। ठीक है, प्रमुख धाराएं में क्या क्या हो सकता है। पहला एक धारा 4 है। धारा 4 किस चीज का प्रावधान करती है, धारा 4 ये किस चीज का प्रावधान करते हैं, ये याद रखना आप लोग। जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना है उसको विधि मान्यता देती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर आपने कोई सूचना का प्रेषण किया, उसको एक जगह से दूसरे माध्यम में भेजा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप डायरेक्ट लिखित नहीं दिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक आप कोई मैसेज के माध्यम से भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, उसको विधि मान्यता यानी वो मान्य होगी। यानी धारा 4 कहती है इलेक्ट्रॉनिक सूचना जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना ये जो होगी विधि मान्य होगी, विधि मान्य होगी। इसको आप लोग ध्यान रखना है, एक धारा नंबर 4। दूसरा आपको याद रखना है एक धारा 45 है जिसके अंदर अवशिष्ट जुर्माना होता है। इसको शब्द लिख लीजिए, मैं फिर बताता हूं आपको। अवशिष्ट जुर्माना, यह है धारा 45, धारा 45। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अवशिष्ट जुर्माने का क्या मतलब होता है। देखो, हर इस एक्ट के अंदर हर धारा के लिए क्या दिया गया है, इतने का सजा और इतने रुपए का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर आ गया जिसके बारे में वर्णन नहीं किया गया, यानी उसमें कितनी सजा मिलेगी, कितना पैसा उसमें आपको जुर्माना देना होगा, उसका वर्णन नहीं किया गया, उसको बोलते हैं अवशिष्ट जुर्माना। जैसे आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। देखो 7वीं अनुसूची क्या कहती है संविधान की, कि जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। समवर्ती सूची, उसके अलावा राज्य मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकारें कानून बनाएगी, और समवर्ती में दोनों कानून बनाएंगी। लेकिन अगर विवाद की स्थिति होगी तो केंद्र के कानून को मान्यता दी जाएगी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा मैटर आ गया जिसपे कहीं उसका वर्णन ही नहीं किया गया कि इस पे कानून कौन बनाएगा, क्या केंद्र बनाएगी, राज्य बनाएगी या दोनों बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में केंद्र को अधिकार दिया गया कि जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो आप में निहित होंगी। वैसे ही इसके अंदर, इन धाराओं के अंदर कोई ऐसे प्रावधान होंगे जो इसके अंदर वर्णित नहीं होंगे कि उस पर कितनी सजा और कितने जुर्माना दिया जाए, तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट जुर्माना। अवशिष्ट जुर्माना धारा 45 में है और इसमें 25,000 रुपए तक का क्या है, जुर्माना तक जुर्माना। यानी आपको 25,000 तक उसमें क्या मिल सकती है, सजा। यानी इस पे आपको रुपए 25,000 क्या मिल सकता है, आपको जुर्माना इस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या आईटी एक्ट के तहत अगर आपके खिलाफ कोई मतलब गिरफ्तारी कर दी, आपकी सजा दे दी, जुर्माना लगा दिया, क्या आप इस पे अपील कर सकते हैं कहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे अपील नहीं कर सकते। आप चैलेंज तो कर सकते हो धारा को कि असंवैधानिक है या, लेकिन आपको अगर सजा दे दी गई तो उसके केस में आप लोग कहां जाएंगे? तो याद रखना है इसको, आईटी एक्ट के तहत अपील के लिए क्या होता है। देखो आईटी एक्ट के तहत अपील, यानी आपको अपील कहां करनी है वो आप लोग याद रखना। इसके लिए केंद्र सरकार एक प्राधिकरण बनाती है, अधिकरण बनाती है, जिसको बोलता है साइबर अपीली अधिकरण। यानी इनको क्या बोला जाता है, साइबर अपीली अधिकरण, अपीली अधिकरण। यहां जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी अपील करवा सकते हो। आपके खिलाफ अगर कोई भी चीजें हुई हैं, यानी आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो साइबर अपीली अधिकरण में जा सकते हो आप। और ये अधिकरण जो बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिखो, केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं। केंद्र द्वारा क्या किया जाता है, इनको बनाया जाता है। और इसमें जो है एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, बाकी अन्य सदस्य, अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र तय करेगा।
कितने अन्य सदस्य होंगे ये केंद्र तय करेगा। ब्रैकेट में लिखो अन्य सदस्यों की संख्या को केंद्र तय करता है। और इनका जो कार्यकाल होगा किसका, साइबर, इसका ये होगा आपका कार्यकाल, ये होता है आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। आप पद पे रहते हुए 5 साल कंप्लीट कर लें वो, या आपकी टोटल उम्र 65 हो, जो भी इन दोनों में पहले हो वो इसमें कार्यकाल होगा। इससे आगे देखो, ठीक है, ये होता है इसका कार्यकाल। अब इसके आगे क्या है, इनको हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा सकता है, ठीक है। तो हटाएगा लिख दो, पद से हटाएगा, पद से हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। और इनकी योग्यता वगैरह के बारे में इतना नहीं पढ़ना है आपने, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इनके जो सदस्य होते हैं अध्यक्ष वगैरह, इनकी योग्यता या तो रिटायर्ड जज होनी चाहिए, या मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो अभी जज बनने की योग्यता रखता हो, या वर्तमान जज जो भी है, न्यायाधीश वगैरह। न्यायाधीश से, क्योंकि न्याय का काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है न्याय से संबंधित इनका फील्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट आपको मैं मतलब एक्ट बताता हूँ, धाराएं बताता हूँ। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आईटी एक्ट के तहत अपील में आपको साइबर अपीली अधिकरण के कारण द्वारा कोई त्रुटिवश कोई निर्णय दे दिया गया, यानी गलत निर्णय दिया गया, इसके अगेंस्ट अपील आप हाई कोर्ट करोगे तब, ठीक है। तो लिखो इसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, यानी आप लिखो साइबर अपीली अधिकरण के त्रुटिवश दिए गए निर्णय पर अपील हाई कोर्ट में लिख दो। साइबर अपीली अधिकरण द्वारा दिए गए त्रुटिवश निर्णय की अपील हाई कोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इसको इंपोर्टेंट धाराएं बताता हूं, जो आप लोग हर यहाँ पे से जितनी धाराएं बताऊंगा वो इंपोर्टेंट है, उसी में से संभवतः क्वेश्चन आ गया तो फैक्ट आ जाएगा। स्टार्टिंग जो बीच के हैं इससे तो कम चांसेस हैं अब, लेकिन थोड़ा जो मैं इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। एक तो आप लोगों को धारा 65, क्योंकि आपका कंप्यूटर वाले सेक्शन में आएगा, तो इससे इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या किया गया, जैसे किसी के कंप्यूटर संसाधन होते हैं, कंप्यूटर के कोड वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कंप्यूटर संसाधन और कंप्यूटर सामग्री के साथ अगर आपने किसी के छेड़छाड़ कर दी, चाहे आप अपने ऑफिस में ही क्यों ना करो, यानी उसके कोड के साथ, कंप्यूटर संसाधन के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो, यानी कंप्यूटर साधन कोड बोला जाता है उसको, कंप्यूटर साधन कोड या उसके दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, यानी टेम्परेरिंग विथ कंप्यूटर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी टोटल मिला के टेम्परेरिंग कर रहे हैं आप कंप्यूटर साधन कोड के साथ या दस्तावेज से छेड़छाड़। तो इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर साधन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली धारा, कोड ऑब्लिक कंप्यूटर साधन कोड ऑब्लिक दस्तावेज से छेड़छाड़, दस्तावेज, किसी ऑफिस में जाके किसी दूसरे कंप्यूटर पे छेड़छाड़, अगर आपने ये कर दिया और उसने आपके खिलाफ एक्ट जाहिर कर दिया, तो इसके तहत आपको 3 वर्ष की सजा व 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसमें कितना है, 3 वर्ष की सजा या लिखना 2 लाख का जुर्माना, या दोनों, या तो दोनों लग जाएंगे आपको, पहले 3 साल भी भेजेंगे, 2 लाख भी मांगेंगे, या इन दोनों में से कोई एक लगेगा। तो कंप्यूटर साधन कोड के या उसके दस्तावेज से छेड़छाड़, यानी टेम्पररिंग कर रहे हो आप कंप्यूटर के साधन कोड के साथ, तो आपको धारा 65 के तहत कार्रवाई आप पे की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऐसी ही एक धारा 43 थी, धारा 43, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ कंप्यूटर के साधन कोड है, लेकिन इसमें कंप्यूटर उपकरण के साथ छेड़छाड़ वाला केस है, उसमें 3 वर्ष और 5 लाख है। धारा 43 लिखना, कंप्यूटर उपकरण से, किसी दूसरे के कंप्यूटर उपकरण से छेड़छाड़, यानी जो उसके पार्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उपकरण से छेड़छाड़ अगर आप करते हो, आपको धारा 43 के तहत क्या की जाएगी, कार्यवाही आप पे की जाएगी, और इसके तहत आपको कम से कम 3 वर्ष की सजा और उसके साथ 5 लाख तक का जुर्माना, यानी 3 वर्ष की सजा या 5 लाख का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। आपको ये 43 और 65 याद रखना। अब जो आता है सबसे महत्वपूर्ण पूरे आईटी एक्ट का, वो धारा 66 आती है, धारा 66 आती है। इसके 3-4 पार्ट है, 4-5 पार्ट है, आपको मैं 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे धारा 66, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 66 बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी एक्ट की। तो धारा जो 66 है, इसके अंदर क्या आपका प्रावधान किया गया, अगर आपने हैकिंग कर दी, किसी को हैक कर दिया, यानी उसके सिस्टम को हैक करके आप उसके डाटा वगैरह को चुरा रहे हो, यानी सीधी सी बात है सूचना और वेबसाइट का हैक, यानी हैकिंग से संबंधित जो चीज होगी धारा 66 से संबंधित होगी, ठीक है। तो इसमें लिखो हैकिंग,
ये हैकिंग यानी हैक करना किसी के सिस्टम को, तो इसे धारा 66 के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी और इसके अंदर आपको कम से कम 3 वर्ष की सजा, वो 5 लाख का जुर्माना। तो आपसे पूछेगा कंप्यूटर में हैकिंग करने पर कितने वर्ष की सजा यानी कितना तक का जुर्माना, 5 लाख तक का जुर्माना इसमें दिया जा सकता है, या दोनों को भी आप पढ़ सकते हैं। और किस धारा के तहत आईटी एक्ट के हैकिंग का प्रावधान किया गया है, आप बताओगे धारा नंबर 66। अब धारा 66 के अलग अलग पार्ट आते हैं, ठीक है, आपको ये हर पार्ट को ध्यान रखना है। एक आता है 66 का क, यानी 66A, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक हिंट दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक 66 का ख ये आता है, एक आता है 66 का ग, एक घ, एक न, ठीक है। ये आपको सब क्या करने हैं, दिमाग में रखने हैं, 66 के अंदर ही आते हैं आपके, और लास्ट आता है आपका 66 का च, ठीक है, 66 का च यहाँ पे लिख दो। ये सब आपको एक बार ध्यान रखने हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है देखो, 66 का च है साइबर आतंकवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। और जो मैंने अभी बताया था ना आईटी एक्ट के तहत अधिकतम सजा क्या है, आप लोगों ने बताया था कि 10 लाख का जुर्माना, वो आजीवन कारावास, वो इसी के तहत है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखो 10 वर्ष ऑब्लिक मतलब आजीवन कारावास ऑब्लिक 10 लाख लिखो, या दोनों, आजीवन कारावास ऑब्लिक 10 लाख जुर्माना, इन दोनों या दोनों, ठीक है। ये वही है साइबर आतंकवाद। अगर आपसे पूछता है किस धारा में है आईटी एक्ट के, 66 च में, इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई कंप्यूटर या फोन वगैरह के माध्यम से टेररिस्ट को बढ़ा दे रहे हो, टेररिज्म को बढ़ा दे रहे हो, क्राइम को, दूसरे देश के साथ मिलके भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन रहे हो, भारत के खिलाफ दूसरे देश को भड़का रहे हो, भारत की सूचनाएं दूसरे देश को लीक कर रहे हो, यानी साइबर के माध्यम से, आईटी के माध्यम से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कम्युनिकेशन चीजों से आप भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले काम कर रहे हो, दूसरे देश के साथ मिलकर चुनौती दे रहे हो भारत को, तो आपको ये सजा इसमें दी जा सकती है, ठीक है। तो साइबर आतंकवाद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हैकिंग मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आता है 66 का क, इसमें क्या होगा, आपने किसी कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी को अगर धमकी दी है, ठीक है, या उसको शारीरिक हानि व मानसिक कष्ट अगर पहुंचाया है, तो उसके तहत आपको क्या किया जाएगा, इसमें सजा दी जाती है, ठीक है। और इसके तहत जो सजा होगी वो 3 वर्ष तक की आपको सजा दी जा सकती है 66 का के तहत। अब तो वही है, मतलब ये जो सोशल मीडिया के तहत आप लोग प्रयोग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 66 का ख देखना, आपने क्या किया, कोई चोरी का उपकरण है, यानी कोई डिवाइस है, कोई कंप्यूटर है या कोई फोन है या कोई टैबलेट है, वो चोरी का उपकरण है, अगर आपने उसको खरीदा, चोरी के उपकरण को खरीदने पर भी सजा है। यानी ध्यान रखना, हम लोग लगता है ना, हमें किसी ने दूसरा भी तो कहते हैं ओरिजिनल चीजें लो, ओरिजिनल बिल दिखाओ, अच्छी जगह से लो। 66 के ख में क्या है, चोरी के जो संचार उपकरण है उसको खरीदने पर सजा है। तो इसके अंदर क्या होगा, चोरी के संचार उपकरण, चोरी के संचार उपकरण खरीदने पर, ठीक है, सजा, खरीदने पर सजा इसके तहत। और इसी के बगल में इसी का भाई 66 का जो ग है, इसमें क्या है, अगर आपने एक पहचान चोरी कर दी, अपने आप को छुपा दिया और किसी के पासवर्ड को यूज कर रहे हो, किसी के ओटीपी यूज कर रहे हो, किसी के डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर रहे हो और अपने आप को बता नहीं रहे हो, छुप के उसकी चीजें यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको ये होगा, यानी पहचान छुपाकर, पहचान छुपाकर कार्य करना, कार्य करना। पहचान छुपाकर कार्य करने का मतलब किसी का आपने पासवर्ड चुरा रखा है फिर कार्य करो, किसी की आपने ओटीपी चुरा दिए, वन टाइम पासवर्ड, किसी के आपने डिजिटल सिग्नेचर चुरा दिए, यानी आजकल डिजिटल सिग्नेचर का जमाना है, ठीक है, आदि कर दो इसके तहत। और इन दोनों के तहत अगर आपको जो सजा दी जाएगी वो कितनी जाएगी, 3 वर्ष या 1 लाख तक का। तो इसमें या तो आपको 3 वर्ष जेल भेज देंगे या 1 लाख रुपए आपसे ले लेंगे, या आपसे दोनों काम किए जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, 3 वर्ष या 1 लाख। अब आता है 66 का घ, इसमें क्या हो सकता है, कंप्यूटर का जो साधन है उसका डुप्लीकेट, यानी आप कंप्यूटर की कोई चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सामग्री है, उसी का डुप्लीकेट बना के आप कोई काम कर रहे हो किसी दूसरी जगह से, इसके तहत आपको सजा दी जाएगी। यानी आप इसमें लिखो कंप्यूटर संसाधन का डुप्लीकेट करना, कंप्यूटर संसाधन या उसके डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट, कंप्यूटर संसाधन का डुप्लीकेट
डुप्लीकेट, ठीक है। इसके तहत आपको सजा दी जाएगी और इसके तहत जो आपको सजा दी जाएगी वो 3 वर्ष व 1 लाख, सेम है इसी की तरह 3 वर्ष व 1 लाख, 3 वर्ष ऑब्लिक 1 लाख। और लास्ट जो आपका आता है 66 का न, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एकांतता का हनन, यानी किसी की प्राइवेसी को, जो उसकी निजता है उसका आपने अतिक्रमण कर दिया। अब आप अपने रूम के अंदर क्या करते हैं, आप कपड़े पहने न पहने आपकी इच्छा है, आपकी अपनी निजता है, आपकी अपनी प्राइवेसी है। अगर उसका किसी ने अतिक्रमण कर दिया, यानी आपको छुप छाप के आपसे फोटो वोटो ले ली और इंटरनेट पे वायरल कर दी, यानी आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी का अतिक्रमण कर दिया, उसका हनन कर दिया, तो उसके तहत, इसके तहत आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। यानी 66 का जो 9 है, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर आप लोग सीधे सीधे लिखो, सीधे एकांतता के मतलब हनन, यानी एकांतता का हनन लिख लो आप लोग, एकांतता का अतिक्रमण यानी प्राइवेसी का अतिक्रमण, एकांतता का अतिक्रमण, समझ गए होगे ना। एकांतता का अतिक्रमण यानी उसकी प्राइवेसी आपने छीन ली, और इसके तहत आपको 3 वर्ष की सजा व 2 लाख तक का प्रावधान किया गया, ये ध्यान रखना, 3 वर्ष ऑब्लिक 2 लाख तक का इसमें आपको जुर्माना। तो 66 सबसे इंपॉर्टेंट था, आपको साइबर आतंकवाद याद रखना है, 66 के चौपे है, और इसमें निजता है, प्राइवेसी है, इनके अंदर आप ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका चल जाएगा, लेकिन लास्ट के 2 आपको याद रखने। अब आता है आपका लास्ट 67, यानी धारा 67 याद रखना, इसी के साथ हमारा ये एंड हो जाएगा आपका एक अच्छा खासा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका दिख ही जाएगा पेपर में, क्योंकि नया टॉपिक है, आप लोग भी पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। तो 66 का, इसके बाद आता है 67। 67 क्या कहती है इसकी धारा, यानी अश्लीलता के प्रेषण को, अश्लीलता के आप जो फॉरवर्ड करते हैं अश्लील सामग्री, यानी अश्लीलता के पारेषण को ये रोकने का प्रयास करता है। तो आईटी एक्ट 67 नंबर की जो धारा है, ये क्या करता है, अश्लीलता, यानी जो अश्लीलता होती है के पारेषण के खिलाफ है, ठीक है, पारेषण के खिलाफ, यानी उसके खिलाफ जो दंड वगैरह का प्रावधान करेगा। यानी अपने आपने अश्लील सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, किसी बच्चे को आपने न्यूड चीज भेज दी है, अश्लील सामग्री भेज दी, किसी महिला को आप न्यूड या अश्लीलता सामग्री भेज रहे हैं, या पुरुषों को भेज रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। सिंपल सी बात है, आपने अश्लीलता से चीजें की सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड या उसको भेजने का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसके तहत दंड दिया जाएगा। और इसके तहत जो दंड दिया जाता है वो 2 हैं, एक तो 67 का क है और एक है 67 का ख। क वाला जो है, ये है अपने आप में किसी महिला के खिलाफ, यानी लैंगिक अपराध जिसको आप लोग कह सकते हैं, लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध का मतलब, जैसे आपने क्या किया, किसी महिला को अश्लील सामग्री भेज दी, किसी महिला की कोई अश्लील तस्वीर आप इंटरनेट में वायरल कर रहे हो, उसको भेज रहे हो, तो उसके तहत आपको छोड़ा नहीं जाएगा, घर ही पहुंच जाएगी आपकी। आप किसी फोन से, किसी फेक आईडी से यूज करो, तो आपके खिलाफ, अगर अज्ञात के खिलाफ भी अगर दर्ज कर दिया तो आप पकड़े गए, समझ लो आपको कोई नहीं बचा सकता। इतना साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर पुलिस इतनी एक्टिव रहती है, ठीक है। एक बार अगर अपराध के लिए मतलब आपसे कर दिया, आप फंस के रहोगे। तो 67 में लैंगिक अपराध है, यानी आप इसमें लिख लो, महिलाओं की अश्लील सामग्री को इंटरनेट पर या उसकी चीज़ों को तस्वीर, मतलब महिलाओं की अश्लील सामग्री या महिलाओं की अश्लील तस्वीरों को इंटरनेट पे अगर आप डाल रहे हैं किसी के, तो आपको इसके तहत सजा दी जाएगी। जबकि इसमें आपको अवयस्क के खिलाफ, यानी आप ये 66 है जो अनमेच्योर है, यानी जो छोटा बच्चा है, अवयस्क के लिए, यानी अवयस्क के लिए अगर आपने इस बच्चे के खिलाफ, कोई छोटे बच्चों के खिलाफ अश्लील सामग्री प्रेषित किया, उनका पारेषण किया, तो इसमें आपको सजा दी जाएगी। और इसकी जो सजा होगी दोनों की कितनी होगी, 5 वर्ष व 10 लाख। तो इसमें सजा जो है 5 वर्ष की या 10 लाख की आपको सजा दी जा सकती है, दोनों में से जो भी हो, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपकी धारा थी, होने को तो 94 धारा है, अब एक एक धारा तो पढ़ना मतलब मेरे को लगता है औचित्यहीन है। बेसिकली साइबर क्राइम, कंप्यूटर सामग्री से चेंज, अश्लील सामग्री वगैरह, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यही हाईलाइट। बाकी व्यापारियों के साथ IT एक्ट, कोई IT एक्ट के माध्यम से व्यापार कर रहा है, वो सूचनाएं नहीं दे रहा है, उस पर जुर्माना, वो हम क्या करेंगे बताओ, पूरी धारा थोड़ना पड़नी। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो फैक्ट से आ जाएगा, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।